सही समय कटेगा, सही 10 बज जाएंगे, 10:01 ले लियो। नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपके YouTube चैनल लेट्स क्रैक टीटी पर। दोस्तों मैं आपको प्रतिदिन करा रहा हूं हिस्ट्री, और हिस्ट्री की आपकी थ्योरिकल क्लासें होती हैं जो मैं आपको क्रमबद्ध करा रहा हूं। पहले आपको जो कराया है वो सब कराया है आपका जो अभी तक आपने देखा कि भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर के मैंने आपको कराना शुरू किया था। अब उसमें मैंने दोस्तों आपको करा दिया था ब्राह्मण साहित्य, मैंने उसमें कराया आपको, अब्राह्मण साहित्य उसमें कराया, उत्खनन कराया, विदेशी विवरण कराया, उसके बाद में वैदिक सभ्यता और आपके लिए उसमें हड़प्पा सभ्यता से भी मैंने आपको करा दिया दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में महाजनपद की क्लास आपकी पिछली क्लास में हुई है, और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है बहुत ही खास क्लास होगी। महाजनपद से आगे जो अब बढ़ेंगे हम पाते हैं किसके बारे में, यानी कि महाजनपद को आप ले लीजिएगा, या उसके बाद में आप जैन धर्म ले लीजिएगा या बौद्ध धर्म लीजिएगा, ये सब चीजें एक ही साथ एक ही क्षेत्र में एक ही समय में घूमती हैं और सभी किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई होती हैं। चलिएगा मैं शुरुआत करता हूं। आज आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज मैं आपको करा रहा हूं हर्यक वंश। अब ये हर्यक वंश जो है आप ये देखेंगे, ये जो आपका उसी समय का वंश है जिस समय यहां पर यानी कि कहेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध और जैन मुनि महावीर स्वामी जिस समय इस भारत के बीच में आचरण कर रहे थे और लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय ही हर्यक वंश का उदय हुआ, और यह है कितना आगे तक गया। चलेगा अब इसके विषय में आज व्याख्यान करते हैं और सही से आज इसकी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों हर्यक वंश जो है सबसे पहले का वंश माना जाता है, और इसकी जो जानकारी मिलती है हमें तथागत गौतम बुद्ध के आसपास से मिलती हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पर हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिएगा हर्यक वंश देखिएगा, जो दोस्तों हर्यक वंश है ये आपका, इसकी जो स्थापना ये 544 ईसा पूर्व में की गई है। देखिएगा हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई। बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि आप बात करेंगे, अगर हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश का जो उद्भव हुआ है वो 544 ईसा पूर्व में हुआ, और ये लगभग जो देखते हैं आप तथागत गौतम बुद्ध के बाद की बातों में से एक माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा उनके समकालीन रहा है। इसने वैवाहिक संबंधों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चेरना व पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम क्षणिक मिलता है। अब देखेगा यहाँ पर बिंबिसार आप देखेंगे हिंदू साहित्य के आधार पर आप ले जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आप जब बात करते हैं यहाँ पर जैन साहित्य के आधार पर तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बिंबिसार का नाम क्षणिक आपको मिल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा बिंबिसार ने अपना जो है कौन सी नीति यहाँ पर लगाई, यहाँ पर यह नीति लगाई कि उन राजाओं की बेटियों से अगर शादी कर ली जाए तो अपने राज्य का काफी विस्तार हो सकता है, और इस विस्तार की मनसा से उन्होंने यहाँ पर किस किस से शादी की है। देखिएगा यहाँ पर किस किस से क्या यहाँ पर लीजिएगा, यहाँ पर इसने वैवाहिक संबंधों को कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला रही हैं, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना, दूसरी पत्नी कौन सी है आपके यहाँ पर चेलना है, और तीसरी यहाँ पर राजकुमारी क्षेमा है। यानी कि इनकी 3 रानी रही हैं, महाकोशला है, नंबर 2 चेलना है, नंबर 3 क्षेमा है, और यह बिंबिसार की 3 पत्नियां यहाँ पर मानी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों, अब यहां पर विस्तार की बात करेंगे। यहां पर हर्यक वंश का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक रहा है, और बिंबिसार ने इसका विस्तार कहां से कहां तक किया था दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर लीजिएगा बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। यानी कि यह है जो एक शासक रहा है दूरदर्शी, यानी कि दूर तक की सोचने वाला रहा है, और कूटनीतिज्ञ रहा है, यानी कि कूटनीति अच्छी लगाया करता था, और काफी विद्वान और समझ और सूझबूझ वाला व्यक्ति रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य कौशल फैलाया। इसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। सबसे पहले उसने लच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया था। अब देखिएगा मैंने आपको यहाँ पर 3 जो रानी बताई हैं, जहाँ पर महाकोशला है आपका, और यहाँ पर चेलना है, और तीसरी क्षेमा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले शादी की है तो किससे के, लच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना से शादी की है। यानी कि इनकी पहली जो पत्नी है वो कौन सी रही, यहाँ पर चेलना रही है, जो इनकी पहली पत्नी नहीं है। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल
राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया। अब यानी कि दूसरा नंबर जो है यहाँ पर महाकोशला है, जिससे इन्होंने यहाँ पर शादी रचाई है। पहली चेलना और दूसरी यहाँ पर महाकोशला रही है। उस समय में देखो दोस्तों हुआ क्या था, यानी कि आप देखते हैं या तो अपने राज्य विस्तार के लिए किसी को जीतना पड़ता था, यानी कि किसी पर विजय प्राप्त कर लिया गया, या फिर उनसे जो है संबंध बना लिए जाते थे। यानी कि कमजोर राजा कई बार क्या करते थे, अपनी बेटी जो है जो राजा हुआ करता था उससे शादी करा दिया करते थे, ताकि उससे जो है रिश्तेदारी बढ़ जाए और संबंध अच्छे वहां पर हो जाएं, और उससे क्या होगा कि फिर जो है आपस में राजपाट करने में दिक्कत नहीं आया करती थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। तो इसी के साथ में दूसरी पत्नी कौन सी होगी, महाकोशला हो गई आपकी, पहली चेलना दूसरी महाकोशला। तीसरी राजकुमारी ये पंजाब की हैं और इनका नाम है क्षेमा। कौन सी है यहाँ पर, क्षेमा। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बिंबिसार की जो पत्नी है कौन कौन सी आपके यहाँ पर रही हैं। तो ये देखा, चेलना है, महाकोशला है और आपका क्षेमा है, और यह आधुनिक पंजाब की राजकुमारी मानी जाती है, यानी कि यह पंजाब की रहने वाली थी क्षेमा। आगे बढ़ेंगे तो विस्तार आप लगा लीजिएगा कि कहां से कहां तक पहला हुआ था बिंबिसार का। बिंबिसार महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। अब देखेगा इसने बिंबिसार की कितनी रानियां को बताई। यहां पर अभी जो उल्लेख आपको मिला था, यहां पर 3 आपको उल्लेख मिलते हैं। पहला आपको यहां पर कौन कौन सा चेलना है, दूसरा महाकोशला है, तीसरा आपका क्षेमा है। लेकिन यहां पर महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। कितनी रानियां थी यहाँ पर, 500 रानियां थी। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्र प्रबोध के साथ दोस्ताना संबंध बनाया था। अब यहां पर देखेगा चंद्र प्रबोध के साथ में यहां पर दोस्ताना संबंध स्थापित किए गए थे। सिंध के शासक रुद्रदयन तथा गांधार के मुक्कु रंगित से भी उसका दोस्ताना संबंध था। यानी कि यहां पर गांधार तक ये फैला हुआ राज्य, वहां तक इनका जो मिलता है क्या है, देखते हैं आपके वहां पर दोस्ताना संबंध रहे हैं बाहर वाले देशों के नरेशों से भी, क्योंकि आपका जो गांधार है वो बाहर में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान क्षेत्र पड़ता है आपका। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिंबिसार जो था वो तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी भी था और उनका अच्छा दोस्त भी माना जाता है। लेकिन जो अजातशत्रु इनका जो पुत्र है, ये जो अजातशत्रु माना जाता है सबको जीतने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये किसका रहा है यहाँ पर, यह है इनका घोर विरोधी रहा है और इसने ही अपने पिता की मृत्यु कर दी है। ठीक है, सत्ता के लालच में। अब देखेंगे यहाँ पे बिंबिसार का जो शासनकाल है वो 544 से लेकर के 492 ईस्वी तक रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर विनय पिटक के अनुसार। अब यहां पर लीजिएगा, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जहां आप विनय पिटक की बात आप यहां पर करेंगे। तो यहां पर विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अब यहां पर क्या हुआ, बिंबिसार जो है सबसे पहले जब तथागत गौतम बुद्ध से मिले तो तथागत गौतम बुद्ध से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो तो सबसे पहले आप मुझे आकर के बताइएगा। और इस बात को देखते हुए तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बिंबिसार के राजमहल आए और वहां पर आकर के उन्होंने अपना ज्ञान दिया या उपदेश दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसका 492 ईस्वी में निधन हो गया। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता को मारा था, यानी कि उसे कारागार में डाल दिया गया था। जबकि जो राजा रहे हैं वो 52 वर्षों तक राजा रहे और अपने अंतिम समय में आकर के जो है कहां चले गए हैं, कारावास में डाल दिए गए और उनकी मृत्यु वहां पर हो गई। ये जो यहां पर रहा है ये बहकाव में रहा है, इसको बात को मैं आगे बताऊंगा कि किसके बहकाव में आकर के इसने ऐसा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पिक्चर मैंने आपको ये दी है। तथागत गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके साथी थे 5 ब्राह्मण साथी थे जो इनके साथ में तपस्या कर रहे थे, लेकिन इन्हें बीच में ही छोड़ करके, इनकी नीतियों को देख करके इन्हें बीच में छोड़ करके चले गए और उन्होंने कहा कि ये कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि इसके अंदर खाने की भूख है। यानी कि जब वो बिना खाए क्षीण होने लगा उनका शरीर, तो उन्होंने
एक स्त्री को लाकर एक स्त्री के द्वारा लाई गई खीर खाई और उस बात का इन लोगों ने विरोध किया और ये छोड़ करके चले गए। लेकिन जब इन्हें आगे चल करके ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले इन पांचों को ही तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया और सबसे पहले पांचों को ही अपना अनुयायी बनाया। ठीक है, ये तस्वीर उस बात को दर्शाती है और इसका संबंध यहाँ पर विनय पिटक से है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर विशेष है। यहाँ पर अब यहाँ पर विशेष बात क्या होती है? यहाँ पर विशेष बात की अगर हम यहाँ पर करें, बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब देखिएगा यहाँ पर दर्शक को उत्तराधिकारी किया गया घोषित और अजातशत्रु को वहां से दूसरे राज्य का राजा बना करके भेज दिया था या उपराज गद्दी का अधिकारी बनाया था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा बाद में जाकर के किया। लेकिन बिंबिसार ने यहाँ पर जो क्या था, सबसे बड़ा जो पुत्र उसका था दर्शक, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी, यानी कि उससे पहले स्थायी सेना हुआ नहीं करती थी, लेकिन बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिसने स्थायी सेना रखी और उन्हें सभी प्रकार की जो है क्या दिया गया, वहां पर सुविधाएं दी गई और वेतन दिया गया। जिस तरह से आप देखते हैं परमानेंट उन्हें रख लिया गया, जबकि पहले क्या हुआ करता था कि स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी और जब जरूरत पड़ती थी उस समय पर सैनिकों को बुलाया जाता था और उस समय का उन्हें वेतन दिया जाता था। बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। अब देखो जो जीवक है, जीवक की मैं बात करूं, जीवक जो है बिंबिसार के पुत्र हैं। ठीक है, किसके पुत्र हैं? यहां पर बिंबिसार के और अम्रपाली। अम्रपाली जो है आज तक की विश्व की सबसे सुंदर महिला रही है, ऐसा माना जाता है। अम्रपाली जो है आज तक की सबसे विश्व की सुंदर महिला रही है और यह एक नृत्यिका थी और इसके और बिंबिसार के दोनों के शादी हो जाने के बाद में जीवक पैदा हुआ जिसे पढ़ने के लिए तक्षशिला भेज दिया गया। तक्षशिला भेजा और वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ और जीवक का नाम आपने वेद के बारे में अच्छा खासा सुना भी होगा। ठीक है, तो जो राजवेद जीवक हैं उन्हें बुद्ध की सेवा में भेज दिया गया और ये बिंबिसार के पुत्र हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी गई थी। अब देखिएगा बौद्ध भिक्षुकों को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी गई थी, यानी कि यहाँ पर जल यात्रा पर क्या होता था, यहाँ पर टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन जब बात की जाती है बौद्ध भिक्षुओं की तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर फ्री कर दिया गया। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत। अब ये देखिएगा देवव्रत कौन है, आपने सुना होगा, जब बचपन में कहानी सुनी होगी कि सिद्धार्थ गौतम और देवव्रत दो भाई थे, यानी कि चचेरे और जो है आपके ताहिर चचेरे भाई रहे हैं और इसमें जो देवदत्त हैं वो बड़े रहे हैं, लेकिन ये कभी भी जो है सिद्धार्थ गौतम का मुकाबला नहीं कर सके और ये हमेशा ईर्ष्या के भाव में जिए और यही कारण रहा कि जो है ईर्ष्या के भाव में आकर के हमेशा इन्होंने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचा, चाहे वो अपने जीवन काल से, यानी कि बाल अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था की बात यहाँ पर करेंगे। अब जहां पर बौद्ध धर्म चला तो देवव्रत ने कहा कि मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसका उत्तराधिकारी बन जाऊंगा, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध को था ज्ञात कि ऐसा ये व्यक्ति जो है एक प्रकार का वाचाल व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, उसके हाथों में जाने के बाद में धर्म गलत हाथों में चला जाएगा। उन्होंने इसे मना कर दिया और वहां से निकाल दिया, तो इसने जाकर के अपना धर्म चलाया और अजातशत्रु को इसने अपने प्रभाव में ले लिया। जब अजातशत्रु ने को अपने प्रभाव में लिया तो अजातशत्रु को इसने बिंबिसार के प्रति भड़काया। क्यों? क्योंकि जो बिंबिसार था एक उस समय का बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, पराक्रमी राजा हुआ करते थे और वह किसके अनुयायी थे? बुद्ध के अनुयायी थे, यानी कि बुद्ध को कमजोर करने के लिए इन्होंने जो है क्या किया, वहां पर अजातशत्रु से अपने ही पिता की मृत्यु करवा दी और देवव्रत का यह करा हुआ कार्य था। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर वेलुवन दान में दिया, जिसके वर्ण विनय पिटक से मिलता है आपका। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के वेलुवन दान में दिया, यानी कि बौद्ध धर्म वासियों को, यानी कि बौद्ध मठ बनाने के लिए या यूं कह दीजिए विहार बनाने के लिए यहाँ पर बिंबिसार ने जो है वेलुवन दान में दिया था। ये अजातशत्रु की वो तस्वीर है जो लोगों के द्वारा तैयार की गई है, क्योंकि उस समय की तस्वीर वास्तविक तस्वीर किसी के पास में नहीं हो सकती, ये महज एक कल्पना हो सकती है या इनके जैसा उन्हें माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्रपाली, जिसकी मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था,
वह अम्रपाली है, यानी कि यह अम्रपाली विश्व की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक मानी जाती रही है। ठीक है, और ये देखेगा यह वैशाली की नृत्यिका एवं परम रूपवती कला प्रवीण गणिका थी, वो बुद्ध की परम उपासिका थी। अम्रपाली जो है नृत्यिका होने के बावजूद, एक वेश्या होने के बावजूद माना जाता है कि वो तथागत गौतम बुद्ध की वेश्या थी। और अम्रपाली ने अपने घर पर तथागत गौतम बुद्ध को जो है भोजन के लिए बुलाया था, खिलाने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र था कि अम्रपाली के पास में अगर बुद्ध को भेजा जाता है तो वहां पर उन्हें उनके प्रति षड्यंत्र रचा जा सकता है, ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके कि यहाँ पर जो है इन्होंने ऐसा ये अम्रपाली के साथ में नाजायज संबंध है। कुछ इस तरह से बुद्ध को बदनाम करने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया था। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे बुद्ध कथाओं में। ठीक है, बुद्ध की उपासक रही हैं। अम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया, उनसे विवाह किया। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इस पर इतने मगनमोह है कि उसे जीत लिया गया, और जीतने के बाद में इसे अपने राज्य में ले आए और यहाँ पर आकर के विवाह किया। दोनों के सहयोग से जीवक नामक पुत्रतन हुआ। मैंने अभी आपको बताया था जीवक नाम का एक पुत्र था जो आपका अम्रपाली और बिंबिसार के द्वारा हुआ था, और यह जो जीवक है तक्षशिला में जाकर के इसकी जो पढ़ाई लिखाई हुई और यह चल करके आगे राजवेद बना, जिसे बुद्ध की सेवा में भेज दिया गया था। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। यही जीवक एक प्रख्यात शिक्षक एवं राजवेद बना, जिन्होंने आगे चलकर भगवान बुद्ध की सेवा की थी। अब यहाँ पर यह आगे चलकर के एक बहुत बड़ा वेद बना, और तथागत गौतम बुद्ध के अंतिम समय में ये उनकी सेवा में वहां पर भेजा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर अजातशत्रु है। अजातशत्रु जो है ये जो है बिंबिसार का ही पुत्र है। अजातशत्रु यहाँ पर 452 से लेकर के 460 ईस्वी ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था। अब देखिएगा इसके बचपन का नाम कुणिक था, और इसने लगभग 32 वर्ष शासन किया, जबकि पिता ने 52 वर्ष किया था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अब देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था, भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर उन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठाया था। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया था। यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ जो क्या किया, लेकिन अजातशत्रु एक ऐसा राजा था, उसने अपने विस्तार को और ज्यादा बढ़ाया ना बल्कि उसे घटाया, और उसने जो सत्ता अपने हाथों में रख करके ऐसा जो किया था, ये आप देख सकते हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे कि एक तरफ पिता की हत्या की है और दूसरी तरफ से इसने अपने राज्य का विस्तार किया है और एक पराक्रमी राजा के रूप में जाना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर शासन व्यवस्था की आप बात करेंगे कि शासन कैसा यहां पर रहा है। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, लेकिन अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की। अब देखिए शासन की अगर यहां पर बात करते हैं, अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया। अब देखिए हुआ क्या कि उसने जो है ना जिस समय बिंबिसार को मार दिया था और उसके बाद में सिंहासन पर बैठा, तो आसपास की जो शक्तियां हैं, आसपास के जो राज्य के राजा रहे हैं, उन्होंने इस पर जो है ना अपना दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन यह है अपनी कूटनीति से, अपने दिमाग से और अपनी युक्तियों से जो है अपने बहुबल से आगे आया और अपनी बुद्धिमानी से उन पर विजय प्राप्त की और अपने आप को प्रस्तुत करके दिखाया और अपना लोहा उन लोगों से मनवाया। ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। अब इसने क्या किया था, ये उकसाया हुआ एक व्यक्ति था। कहते हैं ना जब किसी को उकसाया जाए या उसे कान भर दिए जाए तो वह हर हद को पार कर सकता है। तो यहाँ पर ठीक वैसा ही हुआ। अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में उकसाने के बाद में डाल लिया गया और उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। इसके दुखित होकर कौशल रानी की भी मृत्यु हो गई। अब देखिएगा जो कौशल रानी थी, कौशल रानी महाकौशल की बात आप कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि यहां पर ऐसा हुआ है तो उनकी भी मृत्यु उसके बाद में दुखी होने के बाद में हो गई। जी हां, आगे बढ़ेंगे। आगे है संघर्ष। अब यहां पर देखिएगा संघर्ष कहां कहां पर हुआ, किस किस के बीच हुआ, यह आप यहां पर देखेंगे साथियों। कौशल संघर्ष है आपका, लीजिएगा यहां पर कौशल संघर्ष है। बिंबिसार की पत्नी कौशल की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छोड़ दिया। अब देखिएगा कौशल संघर्ष, बिंबिसार की पत्नी की मृत्यु से प्रसेनजीत
क्रोधित हुए और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये प्रसेनजीत की बहन नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया था। ठीक है, अगला, पराजित प्रसेनजीत श्रावस्ती भाग गया, लेकिन दूसरे युद्ध संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हो गया। यानी कि पहले प्रसेनजीत हार गया था, ठीक है, और वह वहां से भाग करके श्रावस्ती पहुंचा, लेकिन दूसरा जब युद्ध संघर्ष हुआ तो उसमें अजातशत्रु की हार हुई। लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर काशी को दहेज में दे दिया। अब उसने क्या किया यहाँ पर, लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर काशी को दहेज में दे दिया। यानी कि उस समय पूरे नगर के नगर दहेज में दिया जाया करते थे। तो यहाँ पर वाजिरा का विवाह जो किससे हुआ वह अजातशत्रु से कर दिया गया और उसे दान में एक क्षेत्र और मिल गया। अब यहाँ पर है विजय संघर्ष, यानी कि विजय संघर्ष है। लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न दो पुत्री हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था। अब देखेंगे यहाँ पर लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, जिसके उत्पन्न दो पुत्री हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया, जिससे अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा। यानी कि लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी। अब देखेगा बिंबिसार की जो पत्नी है वो चेलना रही। आपका मैंने बताया चेलना है, महाकोशला और क्षेमा है, और उससे अतिरिक्त जो बताई गई है 500 यहाँ पर पत्नियां बताई गई हैं। 500 पत्नियां, 100 कितनी सारी होती है, यहाँ पर एक मुश्किल हो जाता है आज के समय में रखना। लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न दो पुत्रियां हुई। अब यहाँ पर दो पुत्रियां थी, यहाँ पर हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया, और अजातशत्रु ने मनमुटाव होने के कारण उनसे ये वापस मांग लिया। एक राजा ने ऐसा किया, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप ये बात देखते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर विजय संघ और संघर्ष में इस चेलना ने अस्वीकार कर दिया, फलित अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया गया। वशकार से लिच्छवियों के बीच फूट डालकर उसे पराजित कर दिया और लिच्छवी अपने राज्य में मिला लिया गया। यानी कि वहां पर फूट डालो राज किया गया और लिच्छवी को भी इसने जीत करके अपने राज्य में मिला लिया और काफी आगे तक इन्होंने अपना विकास किया। इसके बाद में मल्ल संघर्ष रहा। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकारों में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। अब यहाँ पर देखेंगे अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकारों में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े भूभाग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लीजिएगा, अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। यानी कि अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। यहाँ पर विभिन्न ग्रंथों के आधार पर वह बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी माने जाते हैं। लेकिन भरूच स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। अब ये बात आपको मैं बता देता हूं, इसमें क्या हुआ, जब उसने अपने पिता की मृत्यु की और पश्चाताप की भावना उसके मन में आई तो वह तथागत गौतम बुद्ध के पास में गया और तथागत गौतम बुद्ध ने वह देखते ही बता दिया कि आपने जो ये पाप किया है, यानी कि उसका तुम्हें जो है पश्चाताप करना चाहिए। कुछ इस तरह से उन्होंने बताया और ये बाद में चल करके तथागत गौतम बुद्ध के भी अनुयायी हो गए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसने शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अनेक अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अब देखेगा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अब यहां पर जो है तथागत गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो कब हुई थी, याद होना चाहिए आपको, 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, तो उस समय में राज्य चल रहा था अजातशत्रु का चल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए तो तथागत गौतम बुद्ध का जो जीवन काल है वो आपका पूरा का पूरा बिंबिसार के समय में निकलता है। यानी कि बिंबिसार और बुद्ध जो है दोनों समकालीन रहे हैं। अब यहाँ पर वो इतना प्रभावित हुआ बाद में चल करके उसने शासनकाल के 8 वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अनेक अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी कराया। यानी कि जो प्रथम यहाँ पर बौद्ध संगति हुई, उसका संगति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वह अजातशत्रु के समय में हुई। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं के संबंधित पिटकों सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया।
अगला होता है आपका यहां पर सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और यहां पर 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध 463 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा महावीर को भी केवल लिए 463 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे यहां पर अजातशत्रु के बाद 660 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। अजातशत्रु जो है आपका 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना, ठीक है। वो ये अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और ये किसके बाद में राजा बना है? यहाँ पर अजातशत्रु के बाद में बना है, क्योंकि आप देखते हैं कि 544 से लेकर के 492 तक जो रहा है राजा, वो कौन रहे हैं? आपका बिंबिसार रहे हैं। उसके बाद में 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक जो रहे हैं यहाँ पर अजातशत्रु रहे हैं, ठीक है। अजातशत्रु के बाद में यहाँ पर उदयन का आते हैं और उदयन इस मगध पर राजा बनते हैं। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार इसे पितृभक्ता कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था, यानी कि अजातशत्रु और पद्मावती का यह है उदयन पुत्र था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था, यानी कि उस जिस समय वह राजा बना उससे पहले यह चंपा का उपराजा घोषित किया गया था। उदयन की अगर बात करते हैं, वह पिता की तरह वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था, यानी कि उदयन के बारे में कहा जाता है वह अपने पिता की तरह कैसा था? विस्तारवादी था और वीर था, यानी कि विस्तारवादी उसने जैसे पिता ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, फैलाया था, ठीक वैसा भी यहाँ पर आपको उदयन के बारे में कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो है, राजगृह से पाटलिपुत्र जो राजधानी स्थापित की है वो किसके द्वारा की गई है? तो यहां पर आप देखें उदयन के द्वारा की गई है। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई थी। अब देखिए, मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या यहां पर कर दी गई और ये आपके सामने था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे। उद के पुत्रों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदशक था जो अत्यंत विलासी और निर्बल था, ठीक है। नागदशक एवं शिशुनाग की यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी ये आपका अंतिम चल रहा है। इसके बाद जो ये क्लास आप खत्म हो जाएगी। टॉपिक आपका बड़ा महत्वपूर्ण और छोटा टॉपिक था, है ना। तो यहां पर नागदशक की बात की जा रही है। आपका शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला था। राजविद्रोह कर उनका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हो गई थी आपका दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। क्लास आपकी कैसे जरूर बताइएगा। छोटी क्लास थी, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। मिलते हैं आपसे आपकी अपनी क्लास में कल एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा अनुमति। गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय।